तो फ्रेंड्स अभी हम लोग एक समरी जो पूरे चैप्टर का है वो हम लोग देख लेंगे। एक इतना अगर आप चार्ट पूरा देख लेते हो इसमें आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। जस्ट आपको ध्यान रखना, अभी मैं आपको वन बाय वन स्टेप देखेंगे कि हम लोग इस चैप्टर में कौन कौन से कंसेप्ट पढ़े थे, उसमें क्या क्या टाइप्स आए थे, सारे आपको चैप्टर में याद रखने हैं। फर्स्ट वन, अगर चैप्टर को हम लोग पहले सॉलिड को अगर क्लासीफाई किया था हमने दो टाइप में, एक क्रिस्टलाइन था और एक एमॉर्फस था। एमॉर्फस वो जिसका कोई भी स्ट्रक्चर जो है प्रॉपरली नहीं है। अगर आपको याद है तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्लास्टिक का, रबर का, जिसके अंदर कोई भी परफेक्ट यूनिट शेप एंड जो उसके अंदर परफेक्ट लटाइस नहीं है, यूनिट सेल नहीं है, वो मैंने आपको बताया था एमॉर्फस में आएगा। और क्रिस्टलाइन में क्या होता है, एक परफेक्ट स्ट्रक्चर एक फॉर्म होता है, रिपीटिंग पैटर्न होता है यूनिट्स में। सो वो हमारे क्रिस्टलाइन में आता है। क्रिस्टलाइन को अगर हम लोग क्रिस्टलाइन को बाद में हमने डिवाइड किया था 4 टाइप ऑफ सॉलिड्स में, जिसमें पहला था मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड अगर आपको याद है तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था HCl का। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो होते हैं जिसमें सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। सो ये एक HCl। उसके बाद आयनिक सॉलिड के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया था और आपको बताया था कि आयन सॉलिड हम लोग उसको बोलेंगे जिसके अंदर आयंस प्रेजेंस होंगे और कटायंस प्रेजेंस होंगे। आयन और कटायन दो है जो जिसको हम लोग आयनिक सॉलिड्स के अंदर आते हैं। जैसे कि NaCl का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था। Na हमारा जो था उसमें पॉजिटिव चार्ज वाला कटायन था, Cl जो हमारा नेगेटिव। तो इन दोनों को ये जो होते हैं वो आयनिक सॉलिड में आते हैं। मेटालिक सॉलिड में आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि सबसे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो फॉर्म करते हैं वो हमारे मेटालिक सॉलिड होते हैं। मेटालिक प्रॉपर्टीज उसमें होती है। वो हमारे कॉपर थे, हार्ड होते हैं, काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले। सो वो हमारा कॉपर उसमें हम लोगों ने कंसिडर कर लिया था, आयन कंसिडर किया था। कोवेलेंट बॉन्ड वाला वो मैंने आपको बताया था जिसके अंदर एक परफेक्ट रेगुलर जो ब्रिटल होगा, हार्ड होगा और उनकी प्रॉपर्टीज जो होगी अनब्रेकेबल उनका जो होगा स्ट्रक्चर होगा। सो वो आएगा हमारा एग्जांपल में हम लोगों ने लिया था डायमंड। सो उसके बाद में हमने प्रॉपर्टीज चेक, उसके बाद में हम लोगों ने और थोड़ा चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जो हम देखना गए थे तो हम लोगों ने क्लासीफाई किया था मॉलिक्यूलर सॉलिड को, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर काफी ज्यादा अंदर जो है हमें वैरायटीज मिलती है, जिसमें हमें पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड मिला था, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड था, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड था। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि HCl H2O ये जो होता है वो पोलर कंपाउंड्स होते हैं। पोलर कंपाउंड जिनके अंदर जो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन जो होता है वो काफी काफी परफेक्ट होता है, वो एकदम इजीली पोलर के साथ में इंटरैक्ट होगा। ये मैंने आपको बताया, उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो काफी सिमिलर होती है एक दूसरे के। उसके बाद नॉन पोलर सॉलिड्स आए थे जिसके अंदर हमने CH4, क्लोरोफॉर्म, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और Cl लिया था। ये जो होते हैं ना नॉन पोलर और पोलर सॉलिड्स, अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि दोनों के दोनों कभी साथ में इंटरैक्ट नहीं हो पाते, बिकॉज उनकी मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन काफी डिफरेंसेस होता है दोनों के बीच में। इसलिए थर्ड हमारा कैटेगरी उसमें था हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जो कि हम लोग ने एग्जांपल लिया था सॉलिड आइस का, बिकॉज वो एक ऐसा फॉर्म करते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कर करके वो लोग ने एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं वो, और वो एक हमारा सॉलिड तैयार होता है। हम लोग ने उसके अंदर एग्जांपल लिया था सॉलिड आइस का। सो ये यहां तक हमारा एक क्लासिफिकेशन हो गया था। बाद में हमने समझने की कोशिश की थी कि ये सॉलिड होते हैं, उसका जो पार्टिकल होता है वो अंदर से कैसा होता है। तो उसके अंदर हम लोग ने सीखा था क्यूबिक लटाइस। क्यूबिक लटाइस से हमने उसको जाना था कि ये सॉलिड के अंदर क्या है, सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से कैसे अटैच्ड है, उनके अंदर जो पर यूनिट सेल जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या है। तो वो सब हम लोग ने क्यूबिक लटाइस के अंदर समझा था। तो क्यूबिक लटाइस को फिर से ज्यादा अच्छे तरीके से जानने के लिए हमने उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया था। फर्स्ट हमारा था सिंपल लटाइस पॉइंट, उसके बाद सेंटर्ड बॉडी और फेस सेंटर। तो ये लटाइस के अंदर जब हम जाते हैं तो उसके अंदर हमें जो मिला था सिंपल वाला। सिंपल क्या था कि लटाइस पॉइंट एट द 8 कॉर्नर्स। अगर हम लोग ने जब एक हम लटाइस लेते हैं, एक जो बॉडी लेते हैं, तो उसके जो 8 कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स को हमने समझा था। अगर आपको याद है तो मैंने आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया था जिसमें 8 पॉइंट्स पे 8 कॉर्नर्स में सारे हमारे एटम्स जो अवेलेबल रहते हैं वो देखा था। तो ये कैसे रहता है कि पर यूनिट 1 एटम पर यूनिट, अगर आप एक यूनिट लेते हो तो उसमें आपको एक एटम मिलेगा और उसकी जो स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, टोटल स्पेस जो है 8 कॉर्नर्स पे जो अवेलेबल है वो हमारा 54.4% स्पेस जो है
वो हमारा कॉर्नर बॉडी जो हमारा सिंपल लैटाइस जो है वो रहेगा। और उसके अंदर हम लोगों ने एग्जांपल लिया था पोलिनियम का हम लोगों ने इसके अंदर एग्जांपल लेके इसको समझा था। उसके बाद हमारा सेंटर बॉडी लैटाइस आया था। सेंटर बॉडी लैटाइस के अंदर हमने जो भी सेंटर में जो एक बॉडी, ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर था इसमें एक सेंटर बॉडी रहेगी, जो अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये जो यहाँ पे जो बॉडी रहती है उसका हम सेंटर बॉडी बोलते हैं। वो हमारा दो हम लोग ने जो देखा था वो हमारा 2 एटम्स पर यूनिट रहेगा, क्योंकि ये हमारा इतना वॉल्यूम, और वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो 68% ऑक्यूपाइड जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। उसके अंदर हम लोगों ने एग्जांपल लिया था Fe का और Na का, सोडियम का और आयन का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था। उसके बाद फेस सेंटर 6 फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जो हमारा फेस सेंटर के हमने क्या किया था कि 6 फेस सेंटर। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6 साइड होती है, तो यहाँ पर एक रहेगा, यहाँ पर एक रहेगा, यहाँ पर एक रहेगा, यहाँ पर, तो यानी हमारे 6 जो साइड्स है उन सब साइड्स के बीच में एक सेंटर में एक हमारा एक एटम आने वाला है। तो वहां पे 4 एटम्स पर यूनिट का रहेगा स्पेस, और स्पेस रहेगा 74% ऑक्यूपाई स्पेस जो है ये ऑक्यूपाई कर लेगा स्पेस उतना। ये जो हम लोग ने ये जो ऑक्यूपाई स्पेस लिखा है ना, ये हमें याद रखना है कि सेंटर बॉडी जब होती है तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है एक एटम का। इन शॉर्ट अगर आपका ये इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये एक ऐसे बनता है, राइट। तो ये जो स्पेस है ये सेंटर बॉडी ऑक्यूपाई कर लेती है। तो ये सेंटर बॉडी कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही थी हमारी 68%। सिंपल जो हमारे कॉर्नर्स वाले हैं वो 54%, और वैसे ही अगर हम लोग फेस सेंटर देखेंगे तो वो 74%। फेस सेंटर ना यहाँ पे जो आने वाली है आगे सामने, तो वो 74% ले लेगी। तो इस तरीके से हम लोग ने ये लैटाइस को एक्सप्लेन कर लिया था। इसके सारे सम्स देखे थे हम लोग ने कि सम्स कैसे हमें सॉल्व आउट करने हैं, उसका यूनिट सेल कैसे निकालना, उसका परसेंट ऑक्यूपाई स्पेस कितना निकालना है। तो ये हम लोग ने क्यूब लैटाइस कैटेगरी जो हमारी थी उसमें हमने चेक किया था। उसके बाद में हमारा कंडक्टिव प्रॉपर्टीज हम लोग ने चेक की थी कि उसके अंदर कोई भी सॉलिड अगर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, जो उसकी कंडक्टिविटी होती है वो प्रॉपर्टी हम लोग कौन से बेसिस पे चेक करते हैं। तो उसमें हमने 3 कैटेगरीज देखी थी, एक कंडक्शन था, एक सेमी कंडक्टर्स था और एक इंसुलेटर्स था। तो कंडक्टर्स में हम लोगों ने क्या जाना था कि जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा वो हमें हेल्प करेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। उसके बाद में हमने सेमी कंडक्टर्स में देखा था कि जितना बॉन्ड जो बीच में जो गैप बॉन्ड रहता है वो काफी कम रहता है, इसकी वजह से एक पर्टिकुलर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बाद वो कंडक्टर की तरह वर्क करता है। तो वो हम लोग ने सेमी कंडक्टर में देखा था। उसके बाद में इंसुलेटर्स हम लोगों ने चेक किए थे। इंसुलेटर में क्या था कि जो गैप बाउंड है, फॉरबिडन जोन जो है वो काफी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर पाते, कहां वैलेंस से कंडक्टर जोन में वो नहीं जा पाते, और इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होता और वो इंसुलेटर्स होते हैं। ये हमारा यहां तक होने के बाद में हम लोगों ने जो लास्ट जो चैप्टर का पार्ट देखा था वो था हमारा मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड में आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने ये हमारा एक चार्ट आपको याद रखना है, क्योंकि ये डेफिनेटली हर एग्जाम में ये पूछा गया है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें एक्सप्लेन करनी है। तो उसको एक सिंपल वे में आप एक्सप्लेन करोगे। सबसे पहले एक फर्स्ट कॉलम रहेगा हमारा सब्सटेंस, सेकंड रहेगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड रहेगा हमारा मैग्नेटिक अलाइनमेंट और फिर एग्जांपल। तो फर्स्ट हम लोग ले लेते डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में हमें क्या देखा था कि रिपल वीक ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर, जितना भी जो भी रहेगा ये लोग कैसे करेंगे, वीकली रिपेल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो पेयर रहेंगे, सब इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिनिंग रहेगा, ये जो स्पिनिंग है ना वो पेयर है। एक जो है वो अगर उसका एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज है, तो इस तरीके से वो पेयर रहेगा। इसमें हमें एग्जांपल लिखना है NaCl और वाटर। पैरामैग्नेटिक में क्या रहेगा, वीकली रिपल्ड अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है ना, इनका कोई मूवमेंट नहीं होता है, प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होने की वजह से वो कंप्लीटली मैग्नेटिक भी नहीं होते, और उनको कैसे तो अट्रैक्ट होते हैं वो, बट वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। उसके बाद फेरोमैग्नेटिक था। फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली एक्ट करते हैं बिकॉज उनका जो अलाइनमेंट होता है वो सेम होता है, एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे होते हैं। जब कोई भी चीज जब रोटेट करती है तो वो अट्रैक्शन जो है एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है उसमें। अगर आपने अभी फिजिक्स में पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है कि एक जो हमारा जो मैग्नेटिक कॉइल जो रहता है
रोटेटिंग कॉइल, जब उसको रोटेट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो होता है ना वो, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है, जब ये भी कैसा होता है कि एक ही डायरेक्शन में मूव, एक ही डायरेक्शन में उसकी स्पिनिंग हो रही है, इसलिए वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट करते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था Fe लिया था, निकल लिया था। और ये जो हमारे जो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, इस तरह से ये पूरा चैप्टर आपके सामने आ गया है। सो यहाँ पे सारे चैप्टर्स आपको इसके अंदर हो, आपको एक एक पॉइंट अगर आप अगर एक बोर्ड अगर आप याद रखते हो तो इसमें आपके एक तो पूरा आपका चैप्टर आपके ध्यान में आ जाता है। सेकेंड थिंग, जो क्वेश्चन आता है कि काइंडली एक्सप्लेन दी क्लासिफिकेशन ऑफ दी सॉलिड्स, तो आपको ये इतना जो क्लासिफिकेशन है ना, अगर आप ये ड्रॉ कर देते हो पूरा फ्लो चार्ट, तो आपका इसमें क्लासिफिकेशन आ जाता है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द क्यूबिक लैटिस, तो ये आप इतना आपको ड्रॉ करना है और इसको कुछ लाइंस में आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में अगर कंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछते हैं या कंडक्टिव प्रॉपर्टी पूछते हैं सॉलिड्स की, तो आपको ये दोनों चीजें भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन पूरा आ गया, मैग्नेटिक का क्लासिफिकेशन आ गया, क्यूबिक लैटिस का क्लासिफिकेशन आ गया, सॉलिड का क्लासिफिकेशन आ गया, साथ में पूरा चैप्टर आपके सामने है। सो ये था हमारा सॉलिड चैप्टर। होप आप इसको एंजॉय किए होंगे, आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो सो आप पूछ सकते हैं।